हाय गाइस, वेलकम बैक। तो इस सीरीज के थ्रू हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की वेरियस कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। करंटली हम कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। नाउ प्रीवियस वीडियो में हमने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट स्टडी करी थी, राइट? हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कि किस प्रकार की एवरेज कॉस्ट होती है और इन कॉस्ट की एक आपस में क्या रिलेशनशिप होती है, ये आज हम स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट में वी विल स्टडी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। पहले हम इंडिविजुअली ये एक एक कॉस्ट को देखेंगे, फिर हम इनके बीच के रिलेशनशिप को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देखिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, राइट? अगर आप अपनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड करो तो आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्यू, वेयर क्यू इज द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, क्योंकि हम इसको आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी कहा जाता है। इतना तो इजी था, आपको समझ आ गया होगा, राइट? अब देखिए, since total fixed cost is constant amount, average fixed cost will steadily fall as the output increases। देखिए, हमें ये तो पता है कि जो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है, शॉर्ट टर्म में वो चेंज नहीं होती, राइट? वो सेम रहेगी। लेकिन जो आपका आउटपुट है वो तो इंक्रीज होता रहेगा, राइट? तो इसकी वजह से जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो स्टेडीली फॉल करता है, यानी कि डिक्रीज करता है। देखिए, मान लीजिए फॉर इंस्टेंस आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, वो 1000 है और आपकी जो आउटपुट है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? आप सिंपली ये 1000 को 10 से डिवाइड करोगे, राइट? तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हो गया 100। अब दूसरा केस ले लेते हैं जहाँ पे आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो हमेशा सेम ही रहेगी, राइट? लेकिन जो आपकी आउटपुट है वो इंक्रीज हो गई, 20 हो गई। ठीक है, तो अब इस केस में आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना हुआ? इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 20, राइट? सो हाउ मच दिस विल बी 50। तो देखिए, बिकॉज आपका जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट ही रहता है दोनों केस में, राइट? लेकिन जो आपका आउटपुट है वो तो इंक्रीज करता रहता है, तो इस वजह से जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हमेशा डिक्रीज करता रहेगा। देखिए, पहले 100 था और अब 50 हो गया। ओके, सो यू अंडरस्टूड कि ये क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि जो न्यूमरेटर है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, राइट? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपका फिक्स्ड ही है, लेकिन जो आउटपुट है वो आप इंक्रीज करते जाते हो, राइट, ओवर द टाइम। सो दैट्स व्हाई जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो डिक्रीज होता रहता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सी, therefore if we draw an average fixed cost curve, it will slope downwards throughout its length but will not touch the x-axis as the average fixed cost cannot be zero। तो अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का कर्व दिखेगा। देखिए, ये कर्व जो है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है, राइट? तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे ना, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये गिरता रहेगा, इसलिए ये कर्व जो है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन ये कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती। अगर आप ये फिगर देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रही लास्ट तक भी, राइट? यहाँ पे ये टच नहीं करती। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ना कभी भी जीरो नहीं हो सकता। देखिए, एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जीरो हो गया है, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो कभी जीरो नहीं होता। ठीक है, इट इज नेवर इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा, राइट? तो बिकॉज आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होता,
आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी 0 नहीं होगा और ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, राइट। तो अगर आपका ये जो न्यूमरेटर है ये कभी 0 नहीं होगा तो कभी आपका आंसर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एवरेज फिक्स कॉस्ट विल नेवर टच द एक्स एक्सिस। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट आपको समझ आ गया, आपने कर्व भी देख लिया कैसा किस तरीके का कर्व होता है, राइट। अब मूव ऑन करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। Average variable cost is found out by dividing the total variable cost by the number of units of output produced. देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट में हम क्या करते थे, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते थे, राइट। लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। तो इसका फॉर्मूला होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाय क्यू, where Q is the number of units produced या फिर number of output produced। और इसी वजह से हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो थे इजी पॉइंट्स। अब जो मेन पॉइंट है ना वो ये है जो आपको समझना जरूरी है। चलिए एक बार स्टडी करते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस from 0 to normal capacity output due to the occurrence of increasing returns to variable factors. But beyond the normal capacity output, average variable cost will rise steeply because of the operation of diminishing returns. देखिए हमने जब प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ था, राइट। तो वहां पे क्या होता था, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज आता था, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फेज आता था, राइट। इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता था, अगर आप थोड़ा सा भी इनपुट इंक्रीज करो तो जो आपका आउटपुट है वो तेजी से इंक्रीज होता है, राइट। देखिए अगर आप इनपुट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो मतलब आप अपना टोटल वेरिएबल कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हो, राइट। लेकिन इस फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में जो आपका आउटपुट है वो ज्यादा तेजी से ग्रो करता है एज कंपेयर टू योर वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो इसके वजह से इस फेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि आप देखिए जो न्यूमरेटर का इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन ये कम है एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर का इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन, राइट। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली जो आपका आंसर है, जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीज होता है। तो इसका रीजन क्या है, द रीजन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आपका जो नॉर्मल कैपेसिटी है, राइट, आपकी जो फिक्स कॉस्ट है आप उसको नॉर्मल कैपेसिटी में या फुल कैपेसिटी में यूटिलाइज करना स्टार्ट करते हो, फिर आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स वाला फेज शुरू होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको अपनी आउटपुट थोड़ी सी भी इंक्रीज करनी है तो आपको ज्यादा इनपुट यहाँ पे यूज करना पड़ता है, राइट, डिक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इनपुट ज्यादा यूज कर रहे हो और आपका आउटपुट कम हो रहा है, इसका ये मतलब है कि जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आप उसको ज्यादा कॉस्ट आप लगा रहे हो, लेकिन आपका आउटपुट इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रहा। तो इस केस में अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा, देखिए न्यूमरेटर का इंक्रीज होने का जो प्रोपोर्शन है वो ग्रेटर है यहाँ पे एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो आपको समझ आ गया कि क्यों इंक्रीजिंग रिटर्न्स के केस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होता है, एंड जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। तो इसी को एक बार हम ग्राफ में देख लेते हैं। एक बार एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ना हम कर्व बना के देख लेते हैं कि ये दिखता कैसे है, ठीक है। पहले मैं इसे हटा दूं थोड़ा सा, ओके। तो देखिए अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की कर्व को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। स्टार्टिंग में देखिए ये कॉस्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, राइट, और स्टार्टिंग में ये डिक्रीज हो रहा है, ये आपने लोएस्ट में पहुंचेगा एक पॉइंट में, एंड आफ्टर दैट ये धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। तो इनिशियली ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स जब तक था तब तक ये डिक्रीज कर रहा है, और जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हुआ
फिर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट करता है. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो डन. नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई वुड लाइक टू अनाउंस कि हमने सीए फाउंडेशन पेपर 4 के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है. अभी हमारे पास 2 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट है कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस ईच. क्वेश्चंस चैलेंजिंग है, आपको करने में मजा आएगा और ये आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसकी अच्छी टेस्ट हो जाएगी. तुरंत ये एग्जाम सॉल्व करने के बाद, टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको अपना स्कोर भी दिख जाएगा, ठीक है. और स्कोर में नेगेटिव स्कोर भी शामिल है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि करंट मेरी प्रिपरेशन लेवल से मैं एग्जाम में कितना स्कोर ले आ पाऊंगा, ठीक है. बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट पे हमने ये टेस्ट बनाया हुआ है. और सबसे अच्छी बात, आप ये घर बैठे बैठे अपने फोन में या लैपटॉप में इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. हमने इसमें टाइमर भी डाला हुआ है, आपको 2 घंटे में टेस्ट सॉल्व करनी होंगी. लेकिन अगर आपको टेस्ट देते वक्त कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है, कहीं जाना पड़ा, तो आप टाइमर को पॉज भी कर सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो. दोबारा जब आप लॉग इन करोगे तो जहां से आपने स्टॉप किया था ना, वहीं से आप दोबारा शुरू हो जाएगा. तो देखिए, हमने टाइमर इसलिए लगाया है कि 2 घंटे में सॉल्व करने की भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, राइट. क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास लिमिटेड टाइम होती है. तो हम चाहते हैं कि ये मॉक टेस्ट के थ्रू आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम के लिए, ठीक है. जो भी आपके डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाए. हर क्वेश्चन के नीचे ना हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा वंस यू कंप्लीट द टेस्ट. आप एक बार अपना स्कोर चेक करो एंड देन यू कैन रिविजिट योर टेस्ट अगेन. फिर आपने कहाँ कहाँ पे गलती किया है आपको दिख जाएगा, और आप हर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ सकते हैं, और आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी कॉन्सेप्ट में. और ये अवेलेबल है एट ओनली अ नॉमिनल फी ऑफ ₹100. तो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स उठा चुके हैं, तो आप भी पीछे ना रहिए, यही मैं सजेस्ट करती हूँ. टेस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है. डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं. आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, या जनरली भी आपको ये पेपर 4 से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, सीए फाउंडेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो टेलीग्राम चैनल में भी आप हमको रीच आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ. ओके, अब बात करते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट की. देखिए, एवरेज टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. यानी हम एवरेज टोटल कॉस्ट को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है. दोनों का सम होता है. या फिर इट इज ऑल्सो द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस. या फिर आप टोटल कॉस्ट ले लो, ठीक है, और उसको आप यूनिट से डिवाइड करो, आउटपुट से डिवाइड करो, तो भी आपको एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है. तो 2 तरीके से आप निकाल सकते हो. पहले आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, एंड इन दोनों को ऐड करो, तो भी एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाता है. या फिर आप टोटल कॉस्ट ले लो एंड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करो, तो भी आपको एवरेज टोटल कॉस्ट मिल जाता है, ठीक है. नाउ देखिए, द बिहेवियर ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व depends upon the behavior of average variable cost curve and the average fixed cost curve. अब हमने तो देख ही लिया है ना कि एवरेज टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट. तो ये दोनों कॉस्ट कर्व की जो बिहेवियर है इसमें डिपेंड करता है एवरेज टोटल कॉस्ट की बिहेवियर भी. अब देखिए, अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये तो हमेशा गिरता ही रहता है, राइट. तो ये स्टार्टिंग में भी व्हेन यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ये तब भी गिर ही रहा होता है. लेकिन आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये भी स्टार्टिंग में गिरता है, राइट. इंक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट शुरू में कम हो जाता है, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो जब दोनों डिक्रीज कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, तो जो आपका टोटल कॉस्ट है ना, ये भी एवरेज टोटल कॉस्ट ये भी डिक्रीज होता है. लेकिन जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स का फेज आता है, फिर क्या होता है, देखिए, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो इस टाइम में भी गिरता ही है, क्योंकि ये तो हमेशा ही गिरेगा. लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये इंक्रीज होना स्टार्ट होता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स के फेज में. अब इस केस में आपका एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा. देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट गिर रहा है, वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रहा है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या करेगा. देखिए, ये वही करेगा जो अब इन दोनों कॉस्ट में से, ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में से
जिसका वेट ज्यादा है ना, तो वो उसी की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या होता है ना, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वेट ज्यादा होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो काफी हैवी एक्सपेंडिचर होती है, राइट, प्लांट, मशीनरी, बिग एक्सपेंडिचर्स। तो स्टार्टिंग में इसका वेट ज्यादा होता है, तो इसलिए एवरेज टोटल कॉस्ट ना स्टार्टिंग में गिरता है। क्योंकि देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिर रहा है ना, तो जिसका वेट ज्यादा है उसी की तरह बिहेव करेगा। लेकिन बाद में आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज ही करता रहता है ना, तो ये कम हो जाता है। एंड क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रहा है ना, तो ये ज्यादा हो जाता है। यानी कि आफ्टर अ सम टाइम आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले लो। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का जो वेट है ना, ये ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस फेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे भी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा गिरता ही है, राइट, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो यहाँ पे गिर ही रहा है, लेकिन यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज हो रहा है और इसका वेट भी ज्यादा है। तो इस केस में जो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है ये इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि ये अब फॉलो करेगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वेट ज्यादा है। तो समझ लिए। तो एक बार इसको ही हम पढ़ लेते हैं थ्योरी में, जिसमें पहले इसे हटा दूं। ठीक है, ओके, देखिए therefore the average total cost curve falls first। ठीक है, क्यों फॉल करता है, क्योंकि दोनों ही फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट स्टार्टिंग में फॉल कर रहा होता है। ठीक है, देन इट रीचेस इट्स मिनिमम एंड देन राइजेस। क्यों राइज क्यों होता है, क्योंकि बाद में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट राइज होता है, राइट, और उसकी वेट भी ज्यादा हो जाता है बाद में, तो इसलिए ये राइज करता है। Thus the average total cost curve is a U-shaped curve। अब अगर हम इसकी कर्व बनाएंगे तो वो इस तरीके का दिखेगा। ये एवरेज कॉस्ट यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट है। ठीक है, पहले ये गिरता है, ठीक है, ये अपना मिनिमम रीच करता है और फिर ये राइज होने लग जाता है, तो इसलिए इसका जो शेप है यू शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। डन, अंडरस्टूड एवरेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्ट। देखिए ये जो टर्म मार्जिनल है ये आप बहुत बार सुन चुके हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है ये भी आप गेस कर सकते हो। मार्जिनल कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, एक एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो आपको कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट लग रहा है ना, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, वही हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन मेड to the total cost by the production of an additional unit of output. In other words, it is the total cost of producing T units instead of T minus 1 units, where T is any given number. For instance, मान लीजिए T 5 है, ठीक है, 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का आपको टोटल कॉस्ट लग रहा था 200 रुपीज। अब आपने 6 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तो टोटल में 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का जो आपका टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए वो आपको 250 लगा, तो सिर्फ 6 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना एडिशनल खर्चा लगा आपको, तो वो होगा आपका 250 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 50 रुपीज है यही आपकी मार्जिनल कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट लगा टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, वही आपका मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है। ठीक है, so understood marginal cost। देखिए it is to be noted that marginal cost is independent of fixed cost। It is only the variable cost which changes with the change in level of output in the short run। Therefore marginal cost is in fact due to the changes in variable cost। देखिए मार्जिनल कॉस्ट हमने कहा था कि जो टोटल कॉस्ट में आप चेंज करोगे, राइट, मान लीजिए 2 टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट 2 एंड टोटल कॉस्ट 1, तो इन दोनों के बीच का जो चेंज है वही आपका मार्जिनल कॉस्ट है। लेकिन टोटल कॉस्ट 2 कंपोनेंट से बना हुआ है, राइट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज ही नहीं होता, सेम रहता है, तो क्या चेंज होता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है, और टोटल कॉस्ट में जो चेंज होता है वो भी सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के चेंज होने की वजह से ही है, राइट। तो इसलिए जो टोटल कॉस्ट का चेंज है जिसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, वो भी चेंज होता है सिर्फ
वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने की वजह से ही, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है, चाहे आप 5 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 6 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज ही नहीं होता, राइट। जो चेंज होता है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर आप मार्जिनल कॉस्ट मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भी चेंज हुआ है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने के वजह से ही। डन। ओके, सिंबॉलिकली मार्जिनल कॉस्ट में बी रिटन एज डेल्टा टोटल कॉस्ट, यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, ठीक है। और इसको दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट इज इक्वल्स टू द टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट माइनस द टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यूनिट, ठीक है। देखिए n यूनिट यानी कि 6 यूनिट का जो आपका टोटल कॉस्ट निकला था 250 था, राइट, और n-1 यानी कि 5th यूनिट का 200 था। अब ये 250 से आप 200 सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, तो आपको मार्जिनल कॉस्ट मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला देखिए, चेंज इन टोटल कॉस्ट, देखिए चेंज इन टोटल कॉस्ट यहाँ पे क्या है 50 है, राइट, 250 माइनस 200, एंड चेंज इन क्वांटिटी क्या है 6 माइनस 5 दैट इज 1। तो ये फॉर्मूला यूज करके भी आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके यू कैन फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब हमें ये देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो कैसे बिहेव करेगा। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व फॉल्स एज द आउटपुट इंक्रीजेस इन द बिगिनिंग, it starts rising after a certain level of output. This happens because of the influence of law of variable proportion. देखिए यहाँ पे भी law of variable proportion ही काम करता है। देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने वेरिएबल कॉस्ट का देखा था कि इनिशियली वो डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट के केस में भी सेम है, इनिशियली ये डिक्रीज होगा एंड आफ्टर सम टाइम ये इंक्रीज होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियली इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है ना, इंक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या होता है, आपको थोड़ी सी ही इनपुट्स इंक्रीज करने हैं और आपके आउटपुट तेजी से इंक्रीज होने लग जाता है। तो इस केस में जो ईच एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस करने का खर्चा है ना वो कम होता है, ठीक है। इट इज कॉस्ट जो है वो कम होता जाता है। आपका एडिशनल फॉर ईच एडिशनल यूनिट यू प्रोड्यूस आपका कॉस्ट कम कम होता जाता है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे कम है। लेकिन जैसे ही डिक्रीजिंग रिटर्न स्टार्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको ज्यादा इनपुट्स लगाना पड़ता है और आपकी जो आउटपुट है वो इतना नहीं निकलता, राइट। तो इस केस में ईच एडिशनल यूनिट जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो ना, आप ज्यादा खर्चा लगा रहे हो उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है ये हाई होता है, ये इंक्रीज होता है। ओके, अब इसी को अगर हम कर्व में देखें तो कैसा दिखता है आपका मार्जिनल कॉस्ट, एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार मिटा दूं इसे। ओके, तो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके का दिखता है। इनिशियली ये डिक्रीज हो रहा है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इनिशियली ये डिक्रीज हुआ, फिर ये अपना लोएस्ट पहुंचा, फिर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहता है। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी आपका समवॉट यू शेप्ड ही आपको दिखाई देता है, राइट। तो आपने 3 कर्व देखे, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये तीनों ही आपको यू शेप्ड के दिखाई दिए, राइट। सिर्फ जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ ये आपको दिखाई दिया कि ये हमेशा कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड स्लोप करता है। बाकी जो आपका मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या फिर आपका एवरेज कॉस्ट, राइट, ये सारे आपके यू शेप्ड के आपको दिखाई दिए। डन, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, नाउ हमने सारे जो कॉस्ट है वो इंडिविजुअली देख लिया, राइट। लेकिन अब हम सबको साथ में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए कि कौन से कॉस्ट कैसे बिहेव करता है। तो इसके लिए हमने एक एवरेज कॉस्ट का शेड्यूल बनाया हुआ है। चलिए एक बार ये शेड्यूल को हम स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने यूनिट्स ऑफ आउटपुट लिया हुआ है और हम कंटिन्यूसली आउटपुट को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो बाकी जो कॉस्ट है वो कैसे बिहेव करता है विद इंक्रीज इन आउटपुट, लेट्स सी। देखिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो आपको पता है हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे आप कितनी भी आउटपुट ना ले लो, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो आपको दिखेगा कि पूरे टेबल में फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट है, इट इज 1000 रुपीज ओनली, ठीक है। लेकिन जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, राइट।
देखिए जब आप 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे तो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका 0 था, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तभी लगता है जब आप प्रोड्यूस करना स्टार्ट करते हो, राइट। अब आपने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया, आपका वेरिएबल कॉस्ट निकला 50। जैसे ही आपने इंक्रीज किया अपना आउटपुट, आपका वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, 50 से 90 हो गया, राइट। तो जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जा रहे हो, आप देख सकते हो वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन देखिए जरूरी नहीं है कि जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो एज द इंक्रीज इन आउटपुट। फॉर इंस्टेंस देखिए, जब आपने फर्स्ट यूनिट से सेकेंड यूनिट प्रोड्यूस किया, आपने अपना आउटपुट डबल कर लिया, राइट। लेकिन आपका जो कॉस्ट है वो डबल से इंक्रीज नहीं हुआ। देखिए 50 का डबल होना चाहिए था 100, राइट। लेकिन ये 100 से कम आ रहा है यहाँ पे आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज तो होता है विथ इंक्रीज इन आउटपुट, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन आउटपुट। आउटपुट डबल हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि कॉस्ट भी डबल हो जाए। कॉस्ट डबल हो भी सकता है, डबल से कम भी हो सकता है, या डबल से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी भी प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो सकता है, लेकिन इंक्रीज होता जरूर है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आउटपुट। डन। अब टोटल कॉस्ट देखते हैं। देखिए टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो स्टार्टिंग में जब आपका वेरिएबल कॉस्ट 0 था तो टोटल कॉस्ट इज विल बी इक्वल टू योर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन जैसे ही आप प्रोड्यूस करने लग गए यूनिट्स, राइट, आपने फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस किया तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है 1050। एंड बिकॉज देखिए आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, तो आपका टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होता ही जाएगा विद द इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इजी टू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आप कैसे निकालते हो? यू डिवाइड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाय द यूनिट्स ऑफ आउटपुट, राइट। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका क्या है? ये 1000 यूनिट्स 1000 रुपीज ही है हमेशा, राइट। तो जब आप देखिए आप 0 यूनिट जब प्रोड्यूस करोगे तब तो कोई एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट 1000 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 1000 को डिवाइड कर रहे हो बाय वन यूनिट, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी 1000। अब सेकेंड यूनिट में अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालोगे देन इट वुड बी 1000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 500। सिमिलरली थर्ड यूनिट में होगा 1000 डिवाइडेड बाय 3, 333, राइट। फोर्थ यूनिट में 250, फिर 200। तो आप देख सकते हो कि आपका जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जितना आप आउटपुट इंक्रीज करते जाओगे उतना ही ये डिक्रीज होता जाएगा। और जो लास्ट आपका हमने जो यहाँ पे यूनिट्स लिया है 12 यूनिट्स में आपको सबसे कम दिख रहा है, राइट, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट ये हमेशा कम होता ही जाता है, इट कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। Now let's talk about average variable cost. Average variable cost कैसे बिहेव करेगा? हमने कहा था कि average variable cost इनिशियली डिक्रीज करता है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होना लग जाता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे भी इनिशियली ये 50 यूनिट से स्टार्ट हुआ था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। लेकिन ये इनिशियली डिक्रीज हो गया, ये 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे राइज करना स्टार्ट कर गया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स ये तेजी से राइज करना स्टार्ट कर गया। तो जैसा हमने पढ़ा था, राइट, वैसा ही यहाँ पे भी इस शेड्यूल में भी वो वैसा ही बिहेव कर रहा है। इनिशियली डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद फिर ये इंक्रीज हो रहा है, और एक बार जब इंक्रीज होने लग जाता है तो ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही करता रहता है। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बिहेव करता है? देखिए हमने कहा था कि एवरेज टोटल कॉस्ट इट डिपेंड्स ऑन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। देखिए तो इन दोनों का सम है बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में ये 1000 + 50, 1050 है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट। अब सेकेंड यूनिट में क्या हो रहा है? आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी गिर रहा है, राइट, एंड आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी गिर रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी आपका गिर रहा है, 1050 से 545 हो गया। अब थर्ड यूनिट में क्या हो रहा है? देखिए थर्ड यूनिट में आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट
गिर रहा है, राइट। लेकिन आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये राइज होना शुरू कर गया, ठीक है। 45 था, 45 से 46 हो गया यहाँ पे। तो अब एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा? देखिए, जिसका वेट ज्यादा है वो वैसे ही बिहेव करेगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट का वेट देखिए 333 और वेरिएबल कॉस्ट का 46, तो किसका वेट ज्यादा है? फिक्स्ड कॉस्ट का ज्यादा है, राइट। एंड क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट गिर रहा है तो आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी यहाँ पे गिरेगा। देखिए 545 से 380 हो गया, यानी कि ये गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो यहाँ पे भी एवरेज फिक्स कॉस्ट का ही वेट ज्यादा है कंपेयर टू वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे भी। इनफैक्ट ये तब तक ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का वेट ज्यादा है, देखिए कहाँ तक ज्यादा है, ये 11th यूनिट तक देखिए एवरेज फिक्स कॉस्ट का वेट ज्यादा है, ठीक है। तो 11th यूनिट तक ही ये गिर रहा है आपका एवरेज टोटल कॉस्ट। आप कंटिन्यूअसली इसको डिक्रीज होते हुए देखोगे क्योंकि ये एवरेज फिक्स कॉस्ट का वेट यहाँ पे ज्यादा है एंड ये गिर रहा है। अब 12th यूनिट में देखिए किसका वेट ज्यादा है? 12th यूनिट में आके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वेट ज्यादा होने लग गया है, ठीक है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, राइट। 67 से 70 हो गया, 70 से 90, तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है और इसका वेट भी ज्यादा है। इसलिए 12th यूनिट का जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये भी इंक्रीज हो गया है। देखिए 161 से 173 हो गया है, यानी कि 12th यूनिट में आके ये इंक्रीज हो गया। इससे पहले डिक्रीज हो रहा था, देखिए 167 से 161 हुआ था, राइट। सिर्फ 12th यूनिट में आके ही ये इंक्रीज हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि सिर्फ 12th यूनिट में आके ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वेट ज्यादा हुआ है। ओके डन, ये भी आपने समझ लिया। अब मार्जिनल कॉस्ट कैसे बिहेव करेगा? जैसा हमने पढ़ा था कि मार्जिनल कॉस्ट भी इनिशियली डिक्रीज करता है, उसके बाद इंक्रीज होता है, राइट। तो इनिशियली 50 से 40 हो गया, डिक्रीज हो गया, उसके बाद ये दोबारा राइज होना शुरू कर गया, ठीक है। 50 से 56, 59, 70, 75, तो फिर ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज ही होता जा रहा है विद द इंक्रीज इन आउटपुट। ओनली इनिशियली बस थोड़े टाइम के लिए ही ये डिक्रीज हुआ था। ओके डन, सारे आपको समझ आ गए शेड्यूल, राइट। तो कुछ मेन पॉइंट्स है जो आपके बुक में लिखा हुआ है ये शेड्यूल के रिगार्डिंग, उसको एक बार हम देख ले। ओके, फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज इन आउटपुट अप टू अ गिवन लेवल। गिवन लेवल मतलब शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। शॉर्ट टर्म में फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होता। देयरफॉर द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम्स डाउन विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट। ये तो हमने देख ही दिया था, जैसे जैसे आप आउटपुट इंक्रीज करोगे एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है आपका कम कम होता ही गया था, राइट। अब वेरिएबल कॉस्ट का क्या सीन था? देखिए वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम प्रोपोर्शन एज द इंक्रीज इन आउटपुट। ये भी हमने देख लिया था, राइट। इन द अबव केस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट comes down gradually till 4 units are produced, thereafter it starts increasing। देखिए कैसा था हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? स्टार्टिंग में 50 था, राइट। उसके बाद शायद ये 45 हो गया था, फिर 46 एंड 49, ठीक है। डेसिमल के बाद का मैं नहीं दिख रही हूँ। तो स्टार्टिंग में 50 से ये गिर के 45 हो गया था, राइट। लेकिन इसके बाद तो ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो आप कहोगे कि ये 4 यूनिट्स तक डिक्रीज है, ऐसा क्यों लिखा हुआ है? देखिए जो ये इनिशियल कॉस्ट है 50 से तो कम ही है ना 4th यूनिट तक। अब 5th यूनिट में जाके ये 51 हो गया था, राइट। तो देखिए अगर ये आप फर्स्ट जो स्टार्टिंग का कॉस्ट है उससे कंपेयर करो तो ये सिर्फ 5th यूनिट में आके ही इंक्रीज हुआ है, राइट। तो ये पॉइंट वही कह रहा है कि 4 यूनिट तक तो ये कम ही था, ठीक है। अप टू 4 यूनिट्स इट वाज लेस, लेकिन 5th यूनिट के बाद इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग। वैसे तो 3rd यूनिट से ही इंक्रीजिंग अगर आप देखोगे तो 45 से 46 हो गया था, राइट। सेकंड में 45 था, 3rd यूनिट में 46 था, तो इंक्रीज होना तो यहीं से शुरू हो गया था। लेकिन जो 1st यूनिट का प्राइस है 50 से तो स्टिल ये कम ही था, तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट में लिखा हुआ है कि 4th यूनिट तक ये कम था, 5th यूनिट से ये इंक्रीज होने लग गया है। ओके, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या है? देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट डिवाइडेड बाय एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस। दिस आल्सो कम्स डाउन फर्स्ट एंड देन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। ये भी हमने देख लिया था, राइट। तो ये पॉइंट सारी इजी पॉइंट्स है जो आपने ऑलरेडी समझ रखा था, ठीक है।
अब जो शेड्यूल है उसी को हम एक बार कर्व ग्राफिकली देखते हैं, कर्व के रूप में देखते हैं, ठीक है। अगर हम अपने सारे कर्व्स को साथ में ले आए तो वो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। अब आप घबराना नहीं है, ठीक है। ये सारे कर्व्स को ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। हम एक एक करके सारे कर्व्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से। तो हमें तो पता ही था कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ये हमेशा डिक्रीज करता रहेगा, राइट। तो आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि इट इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, लेकिन एक्स एक्सिस को ये टच नहीं कर रहा, राइट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को देखिए। स्टार्टिंग में ये डिक्रीज हुआ, ठीक है, फिर ये अपना लोएस्ट पॉइंट में आ गया, फिर ये धीरे धीरे इंक्रीज करने लग गया। सेम मार्जिनल कॉस्ट के साथ भी सेम ही है, राइट। मार्जिनल कॉस्ट भी इनिशियली बस थोड़े टाइम के लिए डिक्रीज हुआ, फिर ये भी धीरे धीरे इंक्रीज करने लग गया। अब एवरेज टोटल कॉस्ट को आप देखिए। देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों से हायर लेवल पे आपको दिख रहा है, राइट। ये बहुत ऊपर, क्यों? क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट इन दोनों का सम है ना, इन दोनों का सम है, मतलब इन दोनों से ज्यादा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों से हायर लेवल पे ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट भी ये यू शेप का होता है, ये हमने पढ़ा हुआ था पहले भी, राइट। स्टार्टिंग में ये डिक्रीज करेगा क्योंकि दोनों ही देखिए फिक्स्ड कॉस्ट एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है दोनों ही यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, तो टोटल कॉस्ट भी स्टार्टिंग में डिक्रीज करेगा। लेकिन आप देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट कर गया, लेकिन आपका एवरेज टोटल कॉस्ट फिर भी यहाँ पे गिर ही रहा है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को फॉलो कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वेट ज्यादा होता है, राइट। तो जब तक फिक्स्ड कॉस्ट का वेट ज्यादा है तब तक ये गिरता ही रहेगा। अब ये यहाँ पे देखिए ये पॉइंट पे आके जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का वेट है ये कम हो गया है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का वेट ज्यादा हो गया है, राइट। तो यहाँ से आपका एवरेज टोटल कॉस्ट भी इंक्रीज होने लग जाएगा। तो आप देखिए ये कॉस्ट एक यू शेप्ड का आपको दिखाई दे रहा है, राइट। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। देखिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो यहाँ पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट कर रहा है और यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट को कट कर रहा है, राइट। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जहाँ पे ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट कर रहा है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट कब कट करता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को? एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो पॉइंट में ये दोनों कॉस्ट इक्वल हो जाते हैं। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट को भी इसके लोएस्ट पॉइंट में कट कर रहा है। सो एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज टोटल कॉस्ट ऑल्सो इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट, ठीक। तो ये लोएस्ट पॉइंट में ही क्यों कट कर रहा है ये अभी हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है। जब हम इनका रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि कब ये दोनों इक्वल होते हैं। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लोएस्ट होता है तब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड जब एवरेज टोटल कॉस्ट लोएस्ट होता है तब एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट में आके ये यहाँ पे कट कर रहा है। तो इतना आपको समझ आ गया फिगर देख के, राइट। तो चलिए अब रिलेशनशिप पढ़ते हैं बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जो कि आई थिंक ये पूरा डिस्कशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट भी वही है। तो चलिए उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश। ओके चलिए तो अब लेट्स स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखिए बाय एवरेज कॉस्ट वी मीन बोथ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड द एवरेज टोटल कॉस्ट, राइट। तो दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है एवरेज कॉस्ट, एंड इन दोनों का ही मार्जिनल कॉस्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है वो हम देखेंगे। देखिए जो ये पॉइंट्स है ना ये दोनों के लिए सेम होगा, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एवरेज कॉस्ट ही लिखा हुआ है। तो चलिए अब एक एक करके रिलेशनशिप हम देखते हैं। देखिए व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन आउटपुट द मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन द एवरेज कॉस्ट। देखिए तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ही लेते हैं पहले। तो जब ये फॉल कर रहा है, राइट, व्हेन इट फॉल्स जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होना चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे कम है एज कम्पेयर टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल कर रहा है, राइट। तो ऐसा क्यों होता है?
देखिए इसको ना हम एक बार मैथमेटिकली समझते हैं, ठीक है, फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। मान लीजिए अभी आपने 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, ठीक है, और इसको प्रोड्यूस करने का जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है दैट इज 200 लेट्स सपोज, ठीक है। तो क्या आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हो? यस, इट इज 200 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 100, राइट। अब मान लीजिए आपने थर्ड यूनिट भी प्रोड्यूस किया, ओके, आपने थर्ड यूनिट, ये एडिशनल यूनिट आपने प्रोड्यूस किया एंड लेट्स से ये एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने को आपका कॉस्ट लगा 50 रुपीज, ठीक है। तो ये जो एडिशनल कॉस्ट है इसको हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, राइट। तो अब आपका न्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ? बेसिकली 200 प्लस 50, राइट। सो दैट वुड बी 250। अब एवरेज निकालो आप, ठीक है, 250 डिवाइडेड बाय 3 करो, सो एवरेज वुड बी आई थिंक समवेयर अराउंड 83.3, राइट। तो देखो आपका एवरेज कॉस्ट यहाँ पे गिर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है, राइट। लेकिन जब ये गिर रहा है आपने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट तो और भी ज्यादा कम है, राइट। तो जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज मच लोअर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देखिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स चेंज, राइट। आप इसको कॉस्ट की तरह मत देखो, इसको आप समझो कि बेसिकली ये तो चेंज इन कॉस्ट है। तो अगर हैवी चेंज आएगा ना कभी भी कॉस्ट में तो आपका एवरेज कॉस्ट भी गिरता है, ठीक है। तो पहले हैवी चेंज आना जरूरी है, पहले मार्जिनल कॉस्ट गिरेगा यानी कि हैवी चेंज आएगा और ये जो चेंज है ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी नीचे की तरफ पुल करता है। दैट इज व्हाई व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट इट इज लेस देन एवरेज कॉस्ट, ठीक है, ये ज्यादा तेजी से गिरता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? देखिए सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि व्हेन एवरेज कॉस्ट राइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन आउटपुट मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। अब इसको भी हमें एग्जांपल से ही समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट तो यही हो गया कि 2 यूनिट्स है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका 200 है, ठीक है, एवरेज आपने निकाल लिया 100। अब मान लीजिए आपने जो थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आपको लगा मान लीजिए दैट इज 150 रुपीज, ठीक है। तो अब आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? इट इज बेसिकली 200 प्लस 150, सो दैट विल गिव यू 350 रुपीज, राइट। अब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे कितना होगा? इट इज बेसिकली 350 डिवाइडेड बाय 3, राइट। So 350 divided by 3 would be, I think it would be 116 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, 116.67। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा? देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। लेकिन जब ये इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। मार्जिनल कॉस्ट 150 है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 116 है। तो जब ये इंक्रीज भी होता है ना तब भी मार्जिनल कॉस्ट वुड बी हायर, अगेन बिकॉज सेम लॉजिक है। देखिए ये मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली चेंज ही तो है ना, पहले ये हैवीली अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आएगा, ठीक है, अगर ये हैवीली चेंज आएगा, हैवीली इंक्रीज होगा तब जाके ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत पुल करेगा। तो पहले हैवी चेंज होना चाहिए यानी कि मार्जिनल कॉस्ट तेजी से इंक्रीज होना चाहिए तब जाके एवरेज कॉस्ट भी इंक्रीज होता है। तो सेकंड पॉइंट ऑल्सो यू अंडरस्टूड, राइट। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम marginal cost is equal to the average cost. In other words, marginal cost curve cuts the average curve at its minimum point. देखिए अब आप फिगर में देखिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं ये एग्जांपल हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब ये थर्ड पॉइंट कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता है एट द लोवेस्ट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप ध्यान से देखो, देखिए जहाँ पे ये कट कर रहा है ना मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, राइट, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है ये डिक्रीज ही कर रहा है एट दिस कटिंग पॉइंट, राइट। ये जंक्शन जो पॉइंट है उसमें
और जहाँ पे ये लोएस्ट होता है वहां पे ये कट करता है। देखिए इसका क्या मतलब है ना कि अगर आप न्यूमेरिकली भी समझना चाहो इसे, तो देखिए हमने सेकेंड यूनिट लिया था, राइट, और हमने कहा था कि मान लीजिए जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसका 200 है, राइट, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आ जाता है 100 रुपीज। अब मान लीजिए आपने थर्ड यूनिट प्रोड्यूस किया और वो प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको जो एडिशनल कॉस्ट है वो 100 रुपीज ही लगा, यानी कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गया। तो इस केस में आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया 300 और आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा है 100। तो देखिए जब ये दोनों सेम होते हैं ना, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इस केस में आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चेंज नहीं होता, ये सेम ही रहता है। लेकिन जैसे ही आपने मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर दिया तो आपने भी देखा था प्रीवियस एग्जांपल में कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये फिगर में तो आपको देख के पता लग रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट तो यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो अगर आप इस पॉइंट से इंक्रीज कर दोगे ना, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ 100 से इंक्रीज कर दोगे ना, तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जहाँ पे ये सेम होते हैं ना, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, वही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बाद अगर आप इंक्रीज कर दोगे अपना आउटपुट, तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा और वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो जहां पे ये दोनों मीट करते हैं, इसलिए दैट पॉइंट इज द लोवेस्ट ऑफ द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ भी सेम लॉजिक है, जहां पे ये दोनों मीट कर रहे हैं ना, वहां पे ही एवरेज टोटल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि उस पॉइंट के बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होगा और ये एवरेज टोटल कॉस्ट को भी ऊपर की तरफ पुल करेगा, तो ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई जहां पे ये दोनों मिलते हैं, दैट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ द एवरेज कॉस्ट। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। मैंने बहुत मतलब मेहनत की है आपको ये समझाने के लिए कि मैं कैसे समझाऊं, कैसे न्यूमेरिकली आपको मैं क्लियर कराऊं ये चीज। सो आई होप आप थोड़ा सा तो समझ पाए होंगे ये एग्जाम्पल से कि वाई, क्यों मार्जिनल कॉस्ट ही जब इंक्रीज होता है तभी मार्जिनल कॉस्ट ही हाई होता है, और जो कटिंग पॉइंट है वो एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट होता है। सो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा तो अब समझ आने लग गया होगा, राइट। सो विद दिस आई थिंक द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। तो आज हमने जो भी शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट थे वो सारे हमने कंप्लीट कर दिया, और ये इतना मुश्किल भी नहीं था, राइट। अगर आप समझ के पढ़ोगे तो कुछ भी इतना मुश्किल नहीं लगेगा, अगर आप रट्टा मारोगे तब फिर सब कुछ मुश्किल लगेगा। सो आई होप मैंने आपको थोड़ा सा तो क्लैरिटी दे दिया है, और आई होप अब आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, आप समझ के पढ़ पाओ। सो अगले वीडियो में अब हम जो लॉन्ग रन के जो कॉस्ट होते हैं ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।